हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। क्लास 9th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। मतलब ये हमारा 9th का हिस्ट्री चल रहा है। 6, 7, 8 का आपका हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, एक साथ ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। सो क्लास 9th के 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज आपका 5वां नंबर चैप्टर है। चलिए देखते हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो जो चरवाहों की कंडीशन थी वो क्या है, चलिए देखिए इसको। ये आपकी मवेशियाँ दिखाई गई हैं। पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ है ना, ये भेड़ें दिखाई गई हैं। इस अध्याय में आप क्या करेंगे, घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। जो चरवाहे इधर से उधर जाते रहते हैं, या आप कहें तो जो जनजाति चरवाहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और चरवाहों का काम ही होता है घूमना, क्योंकि इतनी सारी भेड़ें लेके आपने इतनी ज़मीन चरवा ली है ना। घास का मैदान है, इतने घास का मैदान चरवा लिया। अब वो चर गया, अब दूसरा घास का मैदान चाहिए, कहाँ से आएगा? तो फिर इधर से इधर जाना पड़ेगा चरवाहों को अपनी भेड़ों को लेकर। तो चरवाहे अधिकतर ही घुमंतू होते हैं। चलिए देखिए, घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते। घुमंतू का शब्द ही मतलब उसका जो है उच्चारण ही क्या निकलेगा, अर्थ ही क्या निकलेगा, अर्थ क्या निकलेगा इसका कि एक जगह ना रहना, घूमते रहना इधर उधर, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते आते देख सकते हैं। आते जाते मतलब खुद जाएंगे इधर उधर, अपने जानवर साथ में ले जाएंगे। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ मतलब झुंड होता है, याद रखना, रेवड़ झुंड का पर्यायवाची है, इस चीज़ को याद रखना। तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी होते हैं, किसी के पास भेड़ हैं, किसी के पास बकरी हैं। आज की डेट में अगर आप बोलें तो किसी के पास गाय हैं, भैंस हैं, या फिर अगर आप बात करें तो किसी के पास ऊँट मिल जाएंगे, मवेशी मिल जाएंगे। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? चलिए इसको देखते हैं। चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में बिरले ही जगह मिली है। बिरले यानी बहुत कम। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा में हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि कृषि की स्थिति पहले कैसी थी। अगर अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें तो कि अर्थशास्त्र में इसका योगदान क्या रहा। अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली जाती है कि कब शुरू हुई, कब कितना योगदान रहा, कौन से दशक में कितनी इंडस्ट्री निकली, कब स्टील की आई, कब लोहे की आई, कब कपड़े उद्योग खुले। इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी जानवर हैं गांव देहात में, आज भी भेड़ बकरी मवेशी पाल ले जाते हैं, आज भी चरवाहे हैं इस अध्याय में। लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि घूमते नहीं है। अब क्या किया, मान लीजिए अपना खेत है, इसी में चारा बो दिया है ना, चारे की क्या करी, खेती कर ली, ठीक है ना। तो वो चारा आपका जो है इतना इतना काट के खिलाते रहते हैं हिस्सों में। अब वो स्थिति नहीं रह गई कि आपके पास भेड़ें हैं, आपने अपनी पकड़ी भेड़ें और चल दिए। आजकल इतनी जगह भी नहीं है कि आप किसी भी जो मतलब किसी भी भूमि पर जाएंगे और जाके अपने जानवरों को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है आजकल, है ना। तो आजकल घुमंतू लोग नहीं हैं। चलिए देखिए आगे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाज में चरवाही का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद में उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला है उपनिवेशवाद ने। और इन उपनिवेशवाद में असर देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए इसको, इन समुदायों ने आधुनिक समाज के बदलावों को किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले भारत का देख लेते हैं। घुमंतू चरवाहों और उनकी आवाजाही। तो क्या थी इनकी आवाजाही मतलब आते जाते रहना। तो घुमंतू चरवाहों की स्थिति पहाड़ों में क्या थी, देखिए पहाड़ों में इनकी स्थिति क्या थी। इंडिया में जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल यहाँ की जनजाति है। समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। रेवड़ यानी झुंड रखते थे।
इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए और यहीं पर बस गए, यहीं के कहलाने लगे। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। देखिए कैसे जाड़ों में ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती थीं। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती थीं तो ये शिवालिक की निचली तलहटी में आके डेरा डाल लेते थे। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थीं। हरा भरा माहौल नहीं रहता था, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर या आप लद्दाख की बात करें तो लद्दाख आपका ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान से गर्म नहीं, रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता है कि गर्म ही है ना, ठंडा रेगिस्तान है। भूगोल में तो ये चैप्टर आपको पूरा दिया हुआ है, भूगोल नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, 9th 10th 8 में दिया हुआ है साल लास्ट चैप्टर में, ठंडा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है ना। तो देखिए क्या होता था, जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही इनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। अब अप्रैल आया तो अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में फिर जाते थे, यानी फिर ऊंचे स्थानों पर जाएंगे जम्मू कश्मीर के। और गर्मियों के चारागाहों के लिए इस मतलब जाने लगते थे, वहाँ पे आपको गर्मियों का चारागाह मिल जाता था। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। जैसे ही पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती जमी हुई बर्फ़ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास में मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सूखी झाड़ियों से उतना सेहतमंद खुराक कहाँ से मिलेगा बताइए। वो तो ये पेट भरना है तो जो है जानवर उसको चबाते रहते होंगे। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते थे। फिर देखिए आगे क्या होता था। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते थे। इनका ये चलता रहता था सर्दियों गर्मियों वाला सिस्टम, वही बताया है। आगे देखिए, पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। कौन सा? हिमाचल प्रदेश के समुदाय को गद्दी कहा जाता था, गद्दी कहते थे। बकरवाल कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर। गद्दी कहाँ मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। अगर आप बात करें कि जितने भी राज्य जो आपके हैं हिमालय से सटे हुए हैं या वहाँ पे हिमालय निकला हुआ है, हिमालय की चोटियाँ मिलती हैं आपको, तो क्या होगा? उन चोटियों पर बर्फ जमी होगी। तो हर राज्य में ही ऐसा सिस्टम रहता है सर्दी गर्मियों वाला। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की ओर फिर चल फिरते थे। पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। तो ये इनका बना रहता था। वापस में वे लाहौल, देखिए दर पर कितनी सुंदर झोपड़ी बना के रखी है इन लोगों ने पहाड़ों में। आगे देखिए, वापस में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ यानी झुंड लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियाँ लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते थे। तो इनका चलता रहता था। आइए अब जरा पूर्व की तरफ चलते हैं। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भांवर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्यार के बाद एक आपका घास का मैदान मिलेगा आपको, बुग्यार के बगल में प्यार। ये इंडिया के हैं, याद रखना है ना। चलिए देखिए आगे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और यहीं आके बस गए। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। हर जगह नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। जब बर्फ़ जम जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, तो ये चीज़ आपको जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ के भोटिया, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। कहाँ के? हिमालय के पर्वतों के। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे।
और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो किसी और चारागाह की तरफ चल देते थे। इस आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें द्वारा हरियाली व ज़िंदगी भी लौट आती थी। मान लीजिए चारागाह है, इसको 3 महीने तक चर लिया, 3 महीने तक दूसरे चारागाह को चरा, तो इसको तो छूट मिल गई, तो वापस से अपना हरा भरा हो जाता था। इस तरीके की इनकी चीज़ें चलती रहती थी। चलिए देखिए आगे। अब हमने हिमालय में तो देख लिया, कहाँ पे देखा था? पहाड़ों में देखा था शायद। देखिए हाँ, पहाड़ों में देखा था हमने कि पहाड़ों में चारागाहों की स्थिति क्या थी। अब देखिए, अब पठारों, मैदानों और रेगिस्तान, चारागाह, चरवाहे देखिए रेगिस्तान की बात करें तो आप राजस्थान तरफ जाएंगे, मैदानों की बात करें तो आप उत्तर भारत की तरफ जाएंगे। ठीक है, उत्तर भारत यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इस जगह जाएंगे, एमपी का कुछ भाग। और अगर आप पठारों की बात करें तो पठार आपको साउथ में मिल जाएंगे, दक्कन का पठार। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो चारागाह थे या भेड़ों के चरने के लिए, जानवरों के चरने के लिए लगता था चारा, वो कहाँ से मिलता था, क्या स्थिति थी। चलिए इसको देखिए। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों में, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अब यहाँ एक बात की गई है, धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय था। याद रखिए, धंगर कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। 20वीं सदी की शुरुआत में समुदाय की आबादी लगभग कितनी थी? तो लगभग 5 लाख के आसपास, यानी 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल तथा चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ जो है भैंस पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी आपको। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल देते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद, बताइए 1 महीने तक चलते थे, वे अपने रेबड़ों के साथ कोंकण के इलाके पर पहुंच जाते थे। और कोंकण का तट आपको पढ़ाया जाता है ना। तो क्या होता है, कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल लेते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकण तट पर कोंकण किसान की भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों की रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। कब बोई जाती है आपकी रबी और खरीफ की फसल? जो जाड़े के महीने में आपकी रबी की फसल बोएगी, रबी की फसल कहलाती है। और आगे वाली जो बुपती है वो खरीफ की फसल। देखिए आगे, याद रखना, रबी और खरीफ की फसलें आपकी दम से पूछी जाती हैं। रबी जाड़ों में फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। चैत में इसकी कटाई होती है, मार्च अप्रैल में, मई तक काटा जाता है। और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में कटने वाली फसलें। जून जुलाई में फसल आपकी खरीफ की जून में बो दी जाएगी। जुलाई अगस्त सितंबर में दालें वगैरह आती हैं, फसलें कट जाती हैं। डूंठ क्या होता है? पौधों की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाली उनकी जड़ें डूंठ कहलाती हैं। जैसे राई का आपने खेत देखा होगा, राई के ऊपर का फल कट जाता है पूरा, इतने डूंठ रह जाते हैं खेतों में। चाहे आप चने का देख लें, चाहे आप अनाज का देख लें, किसी भी चीज़ का देख लें, हर चीज़ में डूंठ रह जाते हैं नीचे जड़ों से तो कोई भी जो है आजकल फसल उखाड़ी नहीं जाती। अगर आप जड़ों से फसल उखाड़ेंगे तो क्या होगा, मिट्टी साथ में आ जाएगी। तो जब आपको वो दाना मिलेगा खाने वाला, उसमें ज़्यादा अधिकतर मिट्टी चली जाती है। इसलिए जड़ों से नहीं बल्कि ऊपर से फसल की कटाई की जाती है। चलिए देखेंगे, धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई डूंठों को खाते रहते थे। खरीफ की फसल कट गई, उसके बाद वहाँ पे धंगर पहुँचे तो उनकी जो जानवर रहते थे वो डूंठों को चबाते रहते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। वहीं गोबर करते थे तो क्या होता था, खाद हो जाती थी गोबर से खेतों में। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले आते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। कहाँ पे? जहाँ पे लोग रहते थे, महाराष्ट्र में। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती थी। क्योंकि
भेड़ें गीले मानसून हालात में बर्दाश्त नहीं कर पाती, भेड़ें नहीं रह पाती थी बारिश में। आगे देखिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों के अटे पड़े रहते थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़ेरियों का भी बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। क्या होता था, गोल्ला समुदाय के जो लोग थे वो क्या करते थे, गाय भैंस पालते थे। अब आपसे पूछ ले गोल्ला समुदाय कहाँ मिलेगा, तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। जबकि कुरुमा और कुरुबा सेम है, कुरुमा और कुरुबा, ये भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कम्बल बेचते थे। ये लोग जंगल और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। अब जहाँ का जैसा मौसम है उस हिसाब से लोग बाग रहेंगे। जम्मू कश्मीर में बर्फ़ जम जाती थी, वो सर्दी गर्मी वाला माहौल रहता था। यहाँ पे बारिश की प्रॉब्लम, या मतलब बारिश से और सूखे से प्रॉब्लम रहती है, तो कि लोग क्या करते हैं, बारिश और सूखे के हिसाब से जगह बदलते रहते हैं। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चले जाते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। आपने गांव देहात में वैसे भैंसें देखी होंगी कि जहाँ पे दलदल का मैदान हो, गर्मियों में भैंसें उसी में पड़ी रहती हैं। तो वही चीज़ इन लोगों ने बता रखी है कि सिर्फ भैंसों को ही रास आता था ये दलदली मैदान, बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना पड़ता था। उनको ठंडक मिलती है, दलदली वाले मैदान भैंसों को अच्छा लगता है। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम था बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर एवं दूसरी चीज़ें बेचते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते थे। सबको लगता है भाई अच्छा खाने को मिल जाए, इन लोगों को भी लगता था। अब आप बात करेंगे रेगिस्तान की। राजस्थान में रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता है। थोड़ा याद रखना कि कौन सा समुदाय कहाँ रहता था। तो राई का कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में। राजस्थान राई का रा है ना। इसके इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, ना के बराबर होती है राजस्थान में बारिश। इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं। इसके चलते राई का खेतों के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में राई का अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते वे चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बारिश में वापस यहाँ पर लौट आते थे। राई गाँव का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियाँ पालता था। राजस्थान में आपको तरह तरह की भेड़ बकरियाँ मिलेंगी देखने को। इस तरह हम देखते हैं कि चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। आगे देखिए, उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेबड़ यानी झुंड एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकता है। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी। जरूरी थोड़ी है हर इलाके में आप जा सकते हैं। वो इलाका दूसरे पर्सन का भी तो हो सकता है, उस इलाके पर दूसरे का भी तो हक हो सकता है। और किन इलाकों में नहीं जा सकते थे। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यवहार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन में तो पहुंच नहीं पाते थे लोग बाग, कहीं महीनों लग जाते थे। तो अब महीनों निकलना है जिस जगह से, तो उस गांव उस किसान से क्या करना पड़ेगा, आपको व्यवहारदारी अच्छी करनी पड़ेगी। आप व्यवहारदारी अच्छी नहीं करेंगे, कोई आपके जानवरों को चरने नहीं देगा और 1 महीने तक जानवर भूखे नहीं रह सकते हैं। अंग देखिए और क्या है। आइए हम देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरीके का रहा। क्योंकि अंग्रेजों ने तो सब जगह आग लगाई है ना, तो इनकी ज़िंदगी में भी आग लगाई। किनकी? चरवाहों की ज़िंदगी में भी। और इनका तो और अजीब सा तरीका था ना चरवाहों का, इधर रहे कभी इधर रहे कभी इधर रहे। तो इस चीज़ से तो जो है इस बात से ये घुमंतु लोगों से अंग्रेज अच्छे खासे चिढ़ते थे ना। तो ये लोग टैक्स वसूल पाते थे इन लोगों से और ढूंढते रह जाते थे कि कहाँ हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब अंग्रेजों के
समय पर औपनिवेशिक शासनकाल में इन लोगों की स्थिति क्या रही, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमने देख लिया कि सब लोग अपने मन के चलते थे इधर उधर पर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये मारू राई का बने हुए हैं, राई का परिवार, मतलब इनका राई का समुदाय के कुछ लोग दिखाए गए हैं, चारागांव में चराते हुए दिखाए गए हैं। अब देखिए औपनिवेशिक शासन और चरवाहे का जीवन किस तरीके का रहा। देखिए आगे औपनिवेशिक शासन के दौरान, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या रहा, चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए, उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हो गई। किसान अपने मन का लगान लेने लगे, अपने मन का टैक्स भरवाने लगे, खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। देखते हैं आगे। अब इधर पर बहुत चीज़ें दी हुई हैं कि कैसा कैसा असर पड़ा, तो एक एक करके आप लोग देखिएगा कि फर्स्ट बात क्या थी। पहली बात यह थी कि अंग्रेज सरकार चरवाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहते थे। जो चरवाहे वाली ज़मीन थी, जो चरवाहा वाली ज़मीन थी, उसमें जो है अंग्रेज़ों को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अगर वो खेती वाली ज़मीन बना देंगे उस चीज़ को तो उन्हें फ़ायदा होगा। देखिए आगे क्या हुआ। ज़मीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। किस चीज़ की? अगर आप ज़मीन को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देंगे, खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट यानी पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो सकता था, और जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चारा चर लेंगे गाय भैंस या मवेशी, इससे तो इंग्लैंड में कुछ जाएगा नहीं। टैक्स इनको ठीक से मिलता नहीं था क्योंकि वो लोग एक जगह स्थिर रहते नहीं थे, है ना। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि जो चारागाह वाली ज़मीन है उसको खेती में तब्दील कर देंगे, तो वहाँ पे आप पटसन उगा सकते हैं, जूट कपास उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, और जब ये फसल होगी तो एक तो आप किसान से टैक्स वसूल सकते हैं अच्छा खासा, क्योंकि स्थिरता हो जाएगी, और दूसरी चीज़ आपको जो ये ज़मीन से उगा हुआ अनाज मिलेगा, इसको आप इंग्लैंड में जाके बेचेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। इनका अलग अलग अपना दो तीन तीन फ़ायदे थे एक जगह से। अब देखिए आगे। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता था। कोई मतलब नहीं है, जंगल है उनको कटवा दो, है ना, चारागाह है उनको हटवा दो, इनका ये रहता था। इनको बिजनेस करने आए थे तो इनका तो सीधा सिद्धांत था कि कहाँ से पैसा मिलेगा। उसमें ना तो लगान मिलती थी और ना ही इनको उपज मिलती थी। जो चारागाह थे ना तो जो उससे क्या है लगान मिलती थी और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार ज़मीन मानते थे जिससे इन्हें लगान और उपज ना मिले। आज की अगर आप बात करें तो बंजर भूमि है तो आप कह देंगे बेकार ज़मीन है, यहाँ पे फसल नहीं होती है, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस समय पे लोग क्या करते थे, जहाँ से इन्हें उपज ना मिले, जहाँ से इनको टैक्स ना मिले, बेकार ज़मीन दिखती थी इनको, खूब हरी भरी बनी रहे, ऐसी उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इस ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ले ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी। मतलब जितनी ज़मीन इन लोगों ने कब्जे में ली चारागाहों की थी। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन पहले से ही हरी भरी थी, पता था कि यहाँ पे अच्छा खासा जो है अच्छी खासी खेती होगी, इसलिए उस ज़मीन को ही इन लोगों ने पूरा कब्जे में लिया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव में से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हो गई कि इनको ये समस्या पैदा हुई। अब देखिए दूसरी बात में क्या था, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। वन अधिनियम यानी वनों के लिए नियम कायदे कानून आ गए थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। आरक्षित यानी रिजर्व वन है तो फिर आप वहाँ से कुछ नहीं कर सकते, कुछ ले नहीं सकते अपने वन से, फिर आपको परमिशन लेके ही कुछ चीज़ लेनी पड़ेगी। जहाँ देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी, इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के लिए परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगा दी।
ये हो गया। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की कई फसलें जो है कोम्पलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेबड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोम्पलों को खा जाते हैं। कोम्पल यानी जो छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, तो उनका नया नया पौधा होता है, छोटा सा पौधा रहेगा, उसको जानवर चबा जाएंगे या उनके पैरों के तले कुचल जाएगा वो पौधा, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। इन लोगों ने ये बोला। वन अधिनियम ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए मूल्यवान चारे उधर पर पैदा हो जाते थे। अब देखिए परंपरागत अधिनियम के अधिकार क्या होता है, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार, फिर भी इसी में भी रोक टोक। पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे अंग देखिए का स्रोत था। जिन स्रोतों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, परमिशन। जंगल में उन्हें प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी। उस पर डेट लिख दी जाती थी कि आप इस तारीख को इधर पहुँचा रहे हैं, इतने दिन बाद आपको इधर से वापस आना होगा, और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, वे भले ही वहाँ चारा कितना ही चारा बना रहे। पहले क्या होता था, जब पूरा क्षेत्र चर जाता था उसके बाद ही चरवाहे कहीं जाते थे। घास कितनी ही क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो, उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी की गई परमिट के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। ये चीज़ होती थी। तीसरी बात क्या थी, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गाँव जाकर उनकी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों को अपने रेबड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रण करना ज़्यादा आसान था। जो एक जगह मतलब सीधी सी बात है, जो घुमंतू लोग थे इधर उधर फिरेंगे तो उनसे ना तो टैक्स लेना आसान था, ना ही उनका पता करना आसान था कि ये लोग कितने हैं, कितने इनके पास गाय भैंस बकरी हैं, कितने के हिसाब से आप टैक्स ले पाएंगे। ये चीज़ इनके लिए आसान नहीं थी। लेकिन जब कोई एक जगह टिक जाए तो इनके लिए हर चीज़ आसान थी। टैक्स वसूलना है ना, खेती करवाना, ये चीज़ें आसान थी। वही चीज़ बोल रहा है इधर पर। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने इन्होंने अब क्या किया कि जो लोग घूमेंगे उनको आप अपराधी मान लीजिए। अब देखिए 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम भी जारी कर दिया। बताइए, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जनजातियों के लिए अपराधी अधिनियम जारी किया और जिसमें घुमंतु लोगों को अपराधी बताया गया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया था। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। बताइए, मतलब जन्म हुआ वो अपराधी इंसान हो गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिनियम अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया। बोल दिया कि आप इस हिस्से में रहेंगे, उतने में ही रह पाएंगे। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी। ग्राम पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। तो ये चीज़ आ गई। अब चौथी बात क्या थी अंग्रेजों के समय पर, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ें और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स लगा दिया। हर चीज़ से टैक्स लेते थे ये लोग। इन्हें क्या लेना देना, इन्हें तो पैसे चाहिए थे, आमदनी चाहिए थी, तो हर तरीके से टैक्स वसूलते थे। नमक पर टैक्स लगाए थे। दांडी मार्च के बाद नमक वाला टैक्स टूटा था, नमक कानून, है ना। गांधी जी ने साबरमती के आश्रम से दांडी तट तक क्या किया था, दांडी मार्च की थी, नमक कानून तोड़ा था जाके, नमक पर टैक्स लेते थे। अब देखिए, नहरों के पानी पर टैक्स है, प्राकृतिक चीज़ों पर टैक्स लगाते थे, जैसे नमक हुआ, नहरों का पानी, है ना, ज़मीन इनका नहीं था, फिर भी इस पर टैक्स लगता था इनका। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया करते थे। अब जब इंसान एक जगह रहेगा तब तो इन्हें पता होगा कि इसके पास कितना जानवर है, तभी तो टैक्स ले पाएंगे। इसलिए तो इन लोगों ने घुमंतु लोगों को अपराधी घोषित किया था।
देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती जा रही थी और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था। 30 साल ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए भी जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जरूर दिया जाता था, एक पास जारी किया जाता था। इसके लिए किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को क्या करना पड़ता था? पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और कितना टैक्स चुकाया है इस बात को उसके पास के दर्ज में कर दिया जाता था। एक पर्चा लिए होगा, उसमें लिख दिया जाता था कि हाँ इतना टैक्स दे दिया, इतने जानवर हैं, इस तारीख को जानवर जाएंगे अंदर जंगल में और इस तारीख को आपको वापस आना होगा। तो ये सब चीज़ उसमें मेंशन कर दी जाती थी। चलिए देखिएंगे इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीज़ों की वजह से चरगाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरगाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदल दिया गया, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। चारागाहों को खेती के ज़मीन के रूप में परिवर्तन कर दिया गया था। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़रिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुछ चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहते थे। अब तक तो घुमंतू चारागाह अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और अब उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चारागाहों की आवाजाही पर लगी पाबंदी से क्या होता था? चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। एक ही जगह चरेंगे तो जानवर क्या होगा? उधर पे तो रहेगा नहीं चारा। तो ये जितने भी नाम आपको मिले हैं बताया गया है कि कौन कहाँ था। देखिए इधर पे मूनपा, इधर पे मिलेगी आपको मूनपा जनजाति। देखिए राई का आपको कहाँ मिलेगी? इस साइड राजस्थान में। बंजारे आपको यूपी एमपी की साइड, एमपी साइड है ना। ये आपका हिमाचल प्रदेश भूटिया गुज्जर, गद्दी हिमाचल प्रदेश में गद्दी है ना। गुज्जर बकरवाल आपको जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। और क्या है इधर के बाद आप धंगर की बात करेंगे, इधर पे मिलेगा कुरुमा। ये धंगर आपको महाराष्ट्र में, कुरुबा गुल्ला साउथ में मिलेगा। अंग देखिए क्या है। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, इसको देख लीजिए। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या में ही कमी कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ जानवरों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने लगे राइका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंध नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। राइका आपको राजस्थान में मिलते हैं ना, और राजस्थान का तो दो पार्टों में बट चुका था, है ना, 1947 के बाद। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब भी हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की ज़रूरत रहती थी तो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाता था खाद। आगे देखिए, समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस गए। इनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा थे बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है।
जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उन्हें दाखिल कर रोक दिया जाता था, वे अपनी दिशा बदल लेते थे। मतलब लोगों ने बोल दिया आप यहाँ नहीं जा पाएंगे तो और कहीं चले जाते थे। रेवड़ छोटा कर लेते थे, यानी झुंड थोड़ा छोटा कर लेंगे, और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगे थे। ये चीज़ आ गई थी। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते थे कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। अंग देखिए, फिलहाल में, बहरहाल का मतलब होता है फिलहाल में, चरवाहे पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसाहट के नए तौर तरीके, बसाहट यानी बसने के तौर तरीकों में उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने का मजबूर कर दिया था। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए काफ़ी बाकी देशों के चरवाहों में क्या रास्ते अपनाए। तो ये तो हमने इंडिया का देख लिया, साउथ नॉर्थ सब। अब हम बात करेंगे अफ्रीका देश की, है ना। अफ्रीका में उस समय पर चरवाहों की स्थिति क्या थी। तो देखिए अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा रहा। अफ्रीका की बात करेंगे तो देखिए, अब जरा अफ्रीका की तरफ चले तथा दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी रहती थी। कहाँ पे? अफ्रीका में। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह से चरवाही गतिविधियों से ही आश्रित हैं। इनमें इधर पे अब देखिए इनके नाम, इधर पे जो चरवाहा समुदाय रहते थे उनके नाम: बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय यहाँ शामिल थे। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदान या सूखे रेगिस्तान में रहते थे, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़, गधे पालते थे और दूध, मांस, पशुओं की खाल या ऊन बेचते थे। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी कर लेते थे। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते थे। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाते थे और कोई धंधा करते थे। यानी नॉर्मल ये लोग अपना खान पान नहीं कर पाते थे तो छोटा मोटा धंधा करने लगते थे। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाही की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के गहरे बदलाव आए हैं। यहाँ पे भी लोग बाग औपनिवेश करते थे। ठीक है, आखिर क्या थे ये बदलाव, तो देखते हैं इनमें बदलाव क्या आए इनके पास। देखिए इधर पर ये अफ्रीका का मैप दिखाया हुआ है, बताया गया है कि कौन कहाँ था। देखिए इधर पे सबके नाम लिखे हुए हैं, पढ़ लेना एक बार इसको। चलिए देखिए आगे देखिए, इन परिवर्तनों को हम चरवाहों को एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। इनमें लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते थे। अभी हम देखेंगे, मतलब कीनिया तंजानिया देश हैं अफ्रीका के, अफ्रीका महाद्वीप है। अभी हम देखेंगे कि नए कानून और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी थीं। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए थे। चारागाहों का क्या हुआ देखते हैं। मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तर कीनिया से लेकर तंजानिया में घास के मैदान है, स्टेपीज पूछे जाते हैं। स्टेपीज एग्जाम में सीधा पूछता है, स्टेपीज कहाँ के घास के मैदान है? तंजानिया के, है ना। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटेन, कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तर तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। बताइए, ज़मीन का 60% हिस्सा छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। यानी जो ज़मीन 60% उनसे छीन ली गई वो अच्छी ज़मीन छीनी थी। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होते गए। अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट गया था। देखते हैं कैसे उल्टा। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। यानी पहले उनको शिकारगाह बनाया गया था। कीनिया में किस किस को, मासाई मारा और सांबुरू को, है ना। अब ये नेशनल पार्क हैं। पहले क्या थे? पहले शिकारगाह थे। इसके बाद अगर आप बात करें तंजानिया में सेरेंगेटी, ये अब जो है पार्क बन गए। इन आरक्षित जंगलों में चरगाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो भी शिकार कर सकते थे और ना भी अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। ढोर डंगर जानवर होते हैं, ढोर बोलते हैं जानवर को, है ना। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। बताइए, इतनी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। आगे देखिए क्या है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए इधर पे अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया, जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना और एक स्थायी समस्या हो गई। सरहदें बंद हो गई, बॉर्डर लाइन भी तो खींच दी गई थी। अब जो ये जानवर है इनको थोड़ी ना पता है कि बॉर्डर लाइन कहाँ से कहाँ तक है। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेबड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदी लगाने लगी। आगे देखिए, मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अभी समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार नहीं जा सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उन्हें कड़ी सजा दे दी जाती थी। कौन से पढ़े लिखे थे तो उनको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया जाता था। बहुत सारे इलाकों में तो कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों ने किसी भी तरह के संबंध न रखना ही मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालना, सड़क बनाना, शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही भरोसा था। इन्हें गोरे लोगों को श्रम थोड़ी ना आता था। वो लोग ये थोड़ी जानते थे कि हम मजदूरी करेंगे। मजदूरी के लिए तो उन्हें काले लोगों की ज़रूरत ही पड़ती थी। नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों का बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। जब चारागाह सूख जाते थे तो अफ्रीका के चरवाहे क्या करते थे। देखिए, चारागाह सूख गए तो चरवाहों ने क्या किया। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता था। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते थे। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते थे। इसी घुमंतूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते थे और संकट से बच सकते थे। आगे देखिए, लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मवेशियों ने मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया
उनके लिए इस इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया, यानी नहीं मिला उन्हें वो चारागाह। एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि भी लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह ना मिले, जहाँ उन्हें पता हो कि यहाँ पे सूखा पड़ेगा, जानवरों की मौत होगी, वहाँ क्यों जाएंगे। इसलिए सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूखे और बीमार की वजह से मर जाते थे, भूखे और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया के मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशियाँ थीं और 8,20,000 भेड़ें थीं और 1,71,000 गधे थे। और 1930 से 34 में पड़े केवल 2 साल के भूख के बाद इन्हें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। 50% जानवरों की मृत्यु हो गई थी सिर्फ 1 साल के अंदर। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई, जब सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलावों के सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा था। कैसे? वरिष्ठ जन, जिसको एल्डर्स, और योद्धा, वॉरियर्स कहलाते थे। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदायों से जुड़े मामले पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदायों की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवरों की संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेते थे। इनकी जानवर ही तो संपत्ति थी। एक महत्वपूर्ण काम था इनका इस चीज़ को लेकर। जानवर ही इनकी संपत्ति थी। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी जो है, देखिए दर पे क्या है, अपनी हिम्मत जो है साबित करें। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी हिम्मत साबित कर दी तो ये वरिष्ठों से ऊपर हो जाएंगे, इस सेकंड नंबर पर ही रहेंगे। मासाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आगे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मासाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। एक मुखिया बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। देखिए आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। अब इनको क्या हुआ, अब इनको लालच आने लगा, माल इकट्ठा करने की पड़ गई इनको। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। मतलब अपने ही लोगों को ये लोग क्या करने लगे, कर्ज पर पैसा देने लगे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे जानवर खरीद सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा था। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे ज़िंदगी बसर कर रहे थे उनकी हालत अलग थी, ख़राब थी उनकी हालत। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी होती थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण में काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समाज 2 स्तरों में बढ़ चुका था, पहला वरिष्ठ जन और दूसरा योद्धा जन। ये आधा इनका योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फ़र्क पूरी तरह ख़त्म भले ही ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो चुके थे ये लोग, मासाई लोग। दूसरे अमीर और गरीब चरवाहों के बीच बड़ा भेदभाव पैदा हो चुका था। आगे देखिए क्या है। तो इस पाठ से, पूरे से लेसन से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है इसको देख लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़ते हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए जानवरों को चराने एक मुश्किल काम होता गया।
जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए थे। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से ही ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गईं, इसलिए वे चारागाहों की तलाश में भी नहीं कर सकते थे। तलाश उनको नहीं करने का मौका मिलता था, जाने ही नहीं देते थे अंग्रेजों ने कहीं। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को डालते थे। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर देते थे, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते थे और राहत, रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते थे। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते थे जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती थी, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में हिस्सा मांगते थे। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानते हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए आगे देखिए, आपका लगभग चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। हाँ देखिए, इधर पे चैप्टर समाप्त हो गया, इधर पे आ गया आपका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे जब क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगी मैं आपको तब। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।